आधी रात का वक्त था। पूरा गांव गहरी नींद पर सो रहा था, लेकिन वहीं पर एक ऐसा शख्स था जो कि उस आधी रात को जाग रहा था। बल्कि जाग ही नहीं रहा था, वो एक कत्ल कर रहा था। और कत्ल करने के बाद जिस महिला का कत्ल किया उसी महिला के लाश के बगल में बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। तभी उसके दिमाग पर एक आइडिया आता है और वो अपने जेब पर हाथ डालता है और उससे मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर सर्च करने लगता है लाश को ठिकाने लगाने का तरीका। जब ये सब कुछ सर्च कर रहा होता है तभी उसकी आंखों के सामने आती है दृश्यम मूवी, और उस मूवी को देखकर फिर इसके दिमाग पर एक नई योजना बनती है और उस लाश को ठिकाने लगाने का इसको प्लान मिल गया था। तभी वो उस महिला को की लाश को अपने कंधे पर लादता है और वहां से चल देता है और कुछ ही दूरी पर जाकर एक सूखा और गहरा कुआं मिलता है जिसकी गहराई लगभग 40 फीट होती है और वो सूखा कुआं होता है और वो गांव के बाहर बना होता है। तभी कंधे से लाश को हटाता है और उस गहरे कुएं पर उस महिला की लाश को फेंक देता है और फिर उस लाश के ऊपर काफी मिट्टी भी डाल देता है और मिट्टी डालने के बाद आराम से आकर घर पर सो जाता है। लेकिन उसको फिक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लाश दिख जाए, और फिर अगली रात को वो जाता है और बोरी पर मिट्टी भर के जाता है और फिर डाल देता है। और ऐसा सिलसिला वो लगातार 5 दिन तक करता रहता है। हर रात जब गहरी रात हो जाती और लोग सो जाते तो वो बोरी पर मिट्टी भरता और जाकर उस कुएं पर फेंक आता। और जब उसको यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया कि अब लाश नहीं दिखाई देगी, तब फिर वो मिट्टी डालना बंद कर देता है और फिर वो मरे हुए जानवरों को तलाश करना शुरू करता है और मरे हुए जानवरों के हड्डी पसली और कुछ मांस के लोथड़े वो बोरी पर भरता है और रात में जाकर उस कुएं के लाश के ऊपर फेंक देता है, ताकि उसको ये था कि ऐसा ना हो कि कहीं लाश से बदबू आने लगे तो लोगों को शक हो जाए। इसीलिए वो मरे हुए जानवरों की हड्डी और कुछ मांस के लोथड़े उसके ऊपर डाल देता है, ताकि अगर बदबू भी आए तो लोगों को लगे कि यार किसी जानवर, मरे हुए जानवर की वजह से बदबू आ रही है। और उसने पूरा इतना प्री प्लान किया और इस तरीके से किया कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और होता भी ऐसा है कि जब मामला पुलिस तक जाता है तो पुलिस इस ब्लाइंड केस पर हाथ पैर मारती रहती है, लेकिन उसके हाथे कुछ नहीं चढ़ता। लेकिन वहीं पर इस शख्स ने एक बहुत ही मामूली सी गलती कर दी थी और उसी गलती के चक्कर में वो पुलिस के हाथ से चढ़ जाता है। और जब पुलिस उस शख्स को पकड़ती है और केस का खुलासा होता है तो पुलिस देखकर हैरत में पड़ जाती है कि ये तो वही शख्स है। जब इस केस की तफ्तीश कर रहे थे तो अक्सर ये हमारे आसपास हुआ करता था और ये वही कातिल निकला। तभी पुलिस हैरत में भी हो जाती है। तो दोस्तों, कौन था वो शख्स और किस महिला को उसने आधी रात कत्ल किया और कौन सी उसकी गलती उस पर भारी पड़ गई, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, और उसी आगरा जिले का एक थाना लगता है ताजगंज थाना, और उसी ताजगंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है पचगई थाना, और उसी पचगई थाना का रहने वाला होता है सुहान खान उर्फ सेट्टी। सेट्टी पेशे से मजदूर है और वो नोएडा में रहकर मजदूरी करता है, और उसकी शादी आज 2009 में हुई थी। उसकी पत्नी यमुना उर्फ फिजा बगल की ही जिले मथुरा जिले के एक गांव की रहने वाली थी, और इन दोनों की शादी 2009 में होती है। और ये दोनों शुरू में तो काफी खुश रहते हैं और इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन इनके शादी के कुछ दिनों बाद इन आपस में मियां बीवी में इख्तिलाफ होने लगता है और आपस में मनमुटाव हो जाता है और कई बार मामला मारपीट तक भी आ जाता है। अब सेट्टी और फिजा की जिंदगी बस यूं ही चल रही थी, और कभी जब इनका झगड़ा कभी ज्यादा बढ़ जाता तो घर से नाराज होकर सेट्टी नोएडा चला जाता और मेहनत मजदूरी पर लग जाता।
और फिर जब गुस्सा शांत होता तो फिर घर आ जाता। बस इसी प्रकार इनकी जिंदगी चल रही थी। और 14 मार्च को इनके ससुर का फोन आता है शेट्टी के पास, और वो शेट्टी के ससुर कहते हैं कि बेटी फिजा का फोन बंद जा रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा है, क्या तुम्हारी बात हुई है, कहाँ है वो? तभी वो कहता मुझे नहीं पता, दरअसल मैं खुद, मुझसे उसने झगड़ा कर लिया था और मैं खुद नोएडा पे आ गया हूँ। तभी पिता को कुछ शक होता है। फिर वो अगले दिन आगरा आ जाते हैं और वहां पर बेटी के बारे में जानकारी करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी बेटी कहीं पर आसपास नहीं है। पूछताछ पर भी पता चलता है कि उनकी बेटी को नहीं देखा। तभी उन्हें शक होता है और कहीं ना कहीं आशंका होती है कि मेरी बेटी के साथ कोई ना कोई हादसा हो गया हो। तभी वो ताजगंज थाने जाते हैं और एक पुलिस को तहरीर देते हैं। और जब तहरीर देते हैं तो उस तहरीर में जो लिखा था वो उनके ही दामाद के खिलाफ उन्होंने तहरीर लिखी थी। वो पुलिस को बताते हैं कि दरअसल मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच में अनबन रहती है और कई बार तो मेरा दामाद मेरी बेटी को मारपीट भी करता है और वायलेंस भी करता है और उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं और मेरी बेटी का फोन नंबर भी बन जा रहा है और मेरी बेटी का कहीं पता नहीं है। और मुझे आशंका है कि कहीं ना कहीं मेरे दामाद शेट्टी ने कहीं मेरी बेटी फिजा का कत्ल तो नहीं कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी वो मेरी बेटी को काफी परेशान करता था और उसको दहेज के नाम पर भी परेशान करता था। कभी कहता था कि अपने बाप से ऐसी चीज ले लो, कभी ऐसी चीज ले लो, आए दिन उसको डिमांड करता और उसको टॉर्चर भी किया करता था। और मुझे शक है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी फिजा का कत्ल हो सकता है कि शेट्टी ने कत्ल कर दिया हो। तभी पुलिस उनकी दी हुई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब पुलिस इस केस की तलाश शुरू कर देती है और फिजा की जांच पड़ताल भी शुरू कर देती है। जब शुरुआती दौर पर तो जैसा कि शेट्टी के ससुर ने उसके खिलाफ तहरीर दी थी, इसी बिना पर सबसे पहले पुलिस उसी को हिरासत में लेती है और उसी से पूछताछ करती है। तभी शेट्टी कहता है कि साहब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरा बीवी से यानी कि फिजा से झगड़ा हुआ था और मैं नोएडा मजदूरी करने चला गया था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी फिजा कहाँ है, मैं खुद परेशान हूँ। तभी पुलिस फिर और आगे कार्रवाई करती है और उस फिजा की मोबाइल का सीडीआर निकालती है और जब सीडीआर निकालती है तो उस पर एक ऐसा नंबर निकलता है जो लगातार फिजा से उस नंबर पर बात होती थी। जब पुलिस उस नंबर की तलाश करती है तो पता चलता है कि एक बगल का ही गांव है नोबरी और उसी गांव का रहने वाला है भीमसेन यादव और ये उसी का नंबर है। और उस भीमसेन और फिजा के बीच में काफी बात होती थी, दिन में कई बार बात होती थी, तो इसलिए पुलिस को शक होता है और फिर वो भीमसेन यादव को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ में वो ये तो नहीं कबूल करता कि मैंने ही कत्ल किया है, लेकिन एक चीज का वो खुलासा जरूर करता है। भीमसेन यादव कहता है कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे और फिजा के बीच में अवैध रिश्ते थे, क्योंकि इसका कारण उसका पति शेट्टी है। दरअसल फिजा और शेट्टी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे और इसी वजह से फिजा शेट्टी से त्रस्त रहने लगी थी और उसी दौरान मुझसे मुलाकात हो जाती है और हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती फिर एक अवैध रिश्ते में तब्दील हो जाती है और हम लोगों को जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे से मिलना जुलना भी करते और हमारे बीच पे रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। हाँ, उस मेरी 14 तारीख से पहले जरूर बात हुई थी, लेकिन 14 मार्च के बाद में मेरी फिर उससे कोई बात नहीं हुई। अब क्योंकि ये मामला होता 15 मार्च को शेट्टी के ससुर ये मुकदमा दर्ज कराते हैं और वहीं पर भीमसेन यादव का कहना है कि 14 मार्च से मेरी कोई बातचीत नहीं है। हालांकि पुलिस उसको छोड़ देती है लेकिन उसके ऊपर नजर बना के रखती है और फिर पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब ये मामला गुमशुदगी का जो मामला दर्ज किया था वो दर्ज किया गया 15 मार्च 2025 को और अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन इस केस का
कहीं पर कोई खुलासा नहीं हो पा रहा था और पुलिस अंधेरे पर तीर मार रही थी और उस तीर पर भी शिकार फंस नहीं रहा था। लेकिन पुलिस के लिए एक कामयाबी की रोशनी जलती है 8 अप्रैल को। दरअसल 8 अप्रैल को जो फिजा का फोन होता है वो फोन एक्टिव हो जाता है और जब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो लोकेशन मिलती है संभल की। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और फौरन गाड़ी निकाली जाती है और गाड़ी पर कुछ पुलिस वाले संभल के उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये नंबर एक्टिव हुआ था। और जैसी पुलिस वहां पहुंचती है तो एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है जो कि इस मोबाइल को चला रहा था। जैसी पुलिस उसको दबोचती है और उससे पूछताछ करती है तो कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, इस मोबाइल को तो मैंने नोएडा में एक शख्स से खरीदा था जो कि वो भी मजदूर था और मैंने ये मोबाइल मात्र 300 रुपए में खरीदा है और मुझे नहीं पता कि ये फोन किसका है और इसके पीछे क्या कहानी है। तभी पुलिस उस शख्स को शेट्टी और भीमसेन यादव की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि इन दोनों में बताओ किस शख्स ने तुम्हें ये फोन बेचा है। तभी वो शख्स भीमसेन यादव की फोटो देखकर इशारा करता है और कहता है कि मैंने इस शख्स से ये फोन खरीदा था। तभी पुलिस को यकीन हो जाता है कि दरअसल इस कांड के पीछे कहीं ना कहीं भीमसेन यादव का ही हाथ है और पुलिस फौरन वहां से वापस आती है और भीमसेन यादव को गिरफ्त में ले लेती है। और गिरफ्त के लेने के बाद इस बार जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर भीमसेन यादव पुलिस के आगे टूट जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। वो सब कुछ बताता है कि उनके बीच में क्या हुआ था। दरअसल वो कहता है कि इनके शेट्टी और फिजा के बीच में जब अक्सर झगड़े होने लगे थे, इसी वजह से फिजा इससे काफी त्रस्त थी और मुझसे कहती थी कि दरअसल मेरा पति मेरे साथ बहुत अत्याचार करता है और तुम मेरे पति को मार दो। और मैं फिजा की बातों पर आ भी गया था और उसने मुझे कन्विंस भी कर लिया था और मैं शेट्टी को मारने के लिए भी तैयार हो गया था और इसीलिए फिर मैं नोएडा गया और नोएडा में मैं शेट्टी का कत्ल करना चाहता था, लेकिन उसका कत्ल नहीं कर पाया और वापस गांव आ गया। तभी 14 मार्च की रात में सब फिजा भीमसेन यादव को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी भीमसेन यादव अपने गांव से निकलता है और वहीं पर फिजा भी अपने घर से बाहर निकलती है और गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा एक मकान बना होता है, वहां पर ये दोनों जाकर मिलते हैं और मिलने के बाद वहां पर बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में इनके बीच में झगड़ा होने लगता है। भीमसेन यादव कहता है कि दरअसल अब वो जिद कर रही थी कि तुमने मेरे पति को तो मारा नहीं और फिर तुम मुझसे शादी कर लो। तभी भीमसेन यादव कहता है कि मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि भीमसेन यादव भी 3 बच्चों का पिता था और फिजा के भी 2 बच्चे थे। अब ये दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन इनके अवैध रिश्ते कायम हो गए थे और अवैध रिश्ते में ही इनके बीच में मिलना मिलाना भी शुरू हो गया था और वहीं पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और इसी बात पर फिजा काफी नाराज होती है और गुस्से पर छीना झपटी शुरू हो जाती है। वहीं पर भीमसेन यादव कहता है कि मुझे फिर गुस्सा आ जाता है और मैं उसी के ही दुपट्टे से उसके गले पर फंदा लगा देता हूं और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता हूं। लेकिन जब हत्या हो जाती है और जब फिजा मर जाती है तो मैं बुरी तरीके से घबरा जाता हूं और मैं सोचने लगता हूं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा और मेरा भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी वो लाश के बगल में बैठ जाता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने के उपाय ढूंढने लगता है और वो भी मोबाइल में सर्च करके, और तभी दृश्यम मूवी देखता है और मूवी देखने के बाद फिर उस लाश को उठाता है और सूखे कुएं में जाकर डाल देता है और उस पर 5 दिनों तक मिट्टी भी डालता रहता है और मरे हुए जानवरों को भी डालता है। और उसने सोचा था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी एक गलती ने उसने सिर्फ महज 300 रुपए के चक्कर में उसने वो फोन बेचा और फोन जब वो खुला तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई और महज इस छोटी सी गलती में भीमसेन यादव का पूरा प्लान फेल हो जाता है और वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तभी पुलिस उसकी निशानदेही पर फिर उस कुएं पर जाती है और उस कुएं से फिजा की लाश बरामद करती है। जब लाश बरामद हो जाती है तो फिर इसके ऊपर FIR दर्ज होती है और इसको भीमसेन यादव को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों,
शक तो था इसके पति के ऊपर। पहले जो शिकायत दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई, वो इसके फिजा के पति के ऊपर हुआ। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कातिल कोई और है, और कातिल और होने के पीछे का कारण जो है वो है अवैध संबंध। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके ये अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो इन दोनों के बीच में हुआ क्या वो सही था या गलत था। क्योंकि अवैध रिश्ते जब भी समाज की नजरों में आते हैं तब तक कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान हो चुका होता है। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।